हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग जो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स के बारे में। देखिए, जैसे डोमेस्टिक मार्केटिंग मिक्स में चार होते हैं, चार पीस होते हैं, 4 पीस। इन सिमिलर मैनर इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी 4 पीस होते हैं। पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्राइस, पी फॉर प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पी फॉर प्रमोशन। इन चारों टॉपिक को हम डीपली डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, वास्तव में प्रोडक्ट है क्या? देखिए, प्रोडक्ट क्या है? देखिए, प्रोडक्ट जो है एक तरीके से इंटरनेशनल मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है? क्योंकि यही सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर प्रोडक्ट होगा तभी तो हम नेचुरल बात है मार्केटिंग की एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे। जब तक हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं होगा, हम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ किस तरीके से स्टार्ट करेंगे? तो यानी कि बिना प्रोडक्ट के किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटी के बारे में एजम्पशन ही नहीं की जा सकती, यानी कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब प्रोडक्ट किसको कहते हैं? ध्यान रखना, प्रोडक्ट जो है यहाँ पर फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों ही प्रोडक्ट कहलाते हैं। यानी कि जस्ट लाइक क्लोथ्स हो गए, शूज़ हो गए, ये फिजिकल प्रोडक्ट है जिन्हें आप देख सकते हैं। दूसरी ओर सर्विसेज हो गई, लाइक बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज। अब इंश्योरेंस सर्विसेज जो है, इंश्योरेंस कंपनी वो भी अपने जो सर्विसेज देती हैं उन्हें प्रोडक्ट कहती हैं। जैसे वो कहती हैं हम लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं, जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं, टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो जो इंश्योरेंस की जो डिफरेंट सर्विसेज वो दे रहे हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या है? प्रोडक्ट है। तो यानी कि प्रोडक्ट के अंदर दोनों ही फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों ही इंक्लूड है। और इवन इसके अंदर जो है वो दोनों ही तरह के जो एट्रीब्यूट्स हैं या यूँ कहे दोनों ही खासियतें होती हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हमें टेंजिबल वे में दे रहा है या इंटेंजिबल में दे रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट क्या है? एक प्रोडक्ट जो है वो बंडल ऑफ बेनिफिट्स है, यानी कि कई बेनिफिट्स का एक तरीके से जोड़ है, एक तरीके से कम्बिनेशन है जो कस्टमर को मिल रहा है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से, उसको यूटिलाइज करने से। तो मेन जो है प्रोडक्ट यही है। अब प्रोडक्ट की कुछ खासियतों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि जैसे प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को क्या प्रोवाइड करता है? सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये जो है हमारी जो एक्टिविटीज़ है उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब बिना प्रोडक्ट के जो है हम इन एक्टिविटीज़ को एज्यूम ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो अदर एक्टिविटीज़, चाहे वो प्रमोशन है या प्राइस है या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी एक्टिविटी वो तब तक नहीं होगी जब तक प्रोडक्ट नहीं होगा। प्रोडक्ट होगा तभी तो हम उसकी प्राइस डिटरमाइन करेंगे, तभी तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका करेंगे। तो प्रोडक्ट वो है जो कस्टमर को एक तरीके से सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। अब ये सेटिस्फैक्शन भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये सेटिस्फैक्शन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, ये सेटिस्फैक्शन इन द फॉर्म ऑफ जो उसको डायरेक्ट बेनिफिट या इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। अब जस्ट लाइक एक जो कस्टमर है वो एक शर्ट वेयर करता है तो उसको शर्ट से क्या बेनिफिट मिलता है? नेचुरली बात है, नॉर्मली अगर शर्ट का मेन काम क्या है, वो है शरीर को ढकना, उसको कवर करना, तो बेसिक उसको बेनिफिट यही मिल रहा है। लेकिन एक कस्टमर खाली शर्ट को जो है शरीर को ढकने के लिए नहीं खरीदता, बल्कि उसके साथ कई बंडल ऑफ बेनिफिट्स को खरीदता है। वो जो शर्ट है स्टाइलिश होनी चाहिए, उसका डिज़ाइन बढ़िया होना चाहिए, उसका कलर बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी कि वो अपनी जो एक तरीके से जो पर्सनैलिटी है उसका भी उसको एक पार्ट बनाना चाहता है। तो इनकी प्रोडक्ट जो है वो एक तरीके से बंडल ऑफ बेनिफिट्स है जो प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर या मार्केटर, किसको प्रोवाइड करता है? कंज्यूमर को। तो ये है मेन प्रोडक्ट का मीनिंग। सेकंड, कोर पॉइंट ऑफ अदर एक्टिविटीज़। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि बिना प्रोडक्ट के जो है अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की कोई एजम्पशन ही नहीं की जा सकती। जितनी भी चाहे अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़, चाहे वो प्राइसिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल्स प्रमोशन है, एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, वो सब के सब जो है वो तभी उनको हम डिसाइड कर सकते हैं, उनके बारे में प्लानिंग कर सकते हैं जब हम, क्योंकि वो प्लानिंग उस बेस पे होगी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की फीचर्स क्या है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए सेम ये एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती। नेचुरली बात है, एक खाने पीने के प्रोडक्ट्स की जो एडवर्टीजमेंट होगी, एक फैशनेबल प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट होगी या सेल्स प्रमोशन होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। इवन जो बिजनेस का जो सर्वाइवल है या यूं कहे कि बिजनेस की जो लाइफ है या उसका जो बिजनेस की लाइफ साइकिल है, वो भी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट जो है कितना अच्छा है। जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा, जितना पॉपुलर प्रोडक्ट होगा, नेचुरली बात है बिजनेस की जो लाइफ है, बिजनेस की जो लाइफ साइकिल है, वो भी उतनी ज़्यादा लंबी होगी।
कोई भी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि प्रोडक्ट जो है वो कोर पॉइंट है सभी अदर एक्टिविटीज़ का। अगर प्रोडक्ट प्लानिंग में छोटी सी भी गलती हो जाए तो ये बहुत बड़ी एक रिस्क हो सकता है बिजनेस के लिए, बिजनेस फेल हो सकता है, इवन हमें बिजनेस बंद करने की भी जो नौबत आ सकती है। तो प्रोडक्ट प्लानिंग जो है बहुत ही ध्यान से करनी होती है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। क्यों कॉम्प्लेक्स टास्क है? क्योंकि अगर डोमेस्टिक मार्केटिंग में आपने प्रोडक्ट प्लानिंग करनी है तो कंपेरेटिवली इजी है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केटिंग में इतना इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग में हमें डिफरेंट नेशंस के कस्टमर को डील करना है, और इसलिए जो इंटरनेशनल मार्केटिंग के जो डिफरेंट नेशंस होते हैं उनका जो एनवायरनमेंट है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट है या बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और उनमें बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस होती है, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से विभिन्नता पाई जाती है। उस विभिन्नता को समझना, अंडरस्टैंड करना और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्लान करना पड़ता है, जो कि बहुत ही टिपिकल वर्क है एक इंटरनेशनल मार्केटर के लिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रोडक्ट का, वो आता है स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस कस्टमाइजेशन। देखिए, एक इंटरनेशनल मार्केटर को जो है बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, बहुत सारी पॉलिसी बनानी पड़ती हैं। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो होती है वो होती है स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस कस्टमाइजेशन। यानी कि एक इंटरनेशनल मार्केटर को ये तय करना होता है कि उसे जो अपना प्रोडक्ट जो बनाना है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होगा या कस्टमाइज फॉर्म में होगा। स्टैंडर्डाइज फॉर्म में मतलब है कि वो जो प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट सभी वर्ल्ड के सभी नेशंस के लिए एक सिमिलर टाइप में होगा, उसमें बहुत ही कम जो है मॉडिफिकेशन होगा। खासकर जस्ट लाइक हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, वर्ल्ड की जो दो मानी हुई कोल्ड ड्रिंक कंपनीज हैं, चाहे पेप्सी है, कोका कोला है, वो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट देते हैं। उसमें जो थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होता है तो वो उनकी जो उनकी कोल्ड ड्रिंक में जो स्वीटनेस है उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो एक तरीके से वो एक स्टैंडर्डाइज जो अपनी पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे देखिएगा कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो कंपटीशन का लेवल है वो कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, और दूसरी ओर जो कस्टमर है वो भी बहुत डिमांडिंग हो गया है। तो इसलिए कंपनियों के लिए, ग्लोबल कंपनीज़ के लिए भी इतना आसान नहीं है कि वो जो है कस्टमर को स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, क्योंकि जो कस्टमर है वो अपने ही नीड के अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट में चेंजिंग चाहता है, मॉडिफिकेशन चाहता है। इसलिए कंपनीज़ के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट को जो है मॉडिफाई करें, कस्टमाइज़ करें। जो भी कस्टमर के जो टेस्ट हैं, उनकी जो लाइकिंग्स हैं, उनके जो प्रेफरेंसेस हैं या उनकी जो ज़रूरतें हैं उन डिफरेंट कस्टमर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने प्रोडक्ट को एक तरीके से कस्टमाइज़ करें। और ये कस्टमाइज प्रोडक्ट जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर होती जा रही है। इवन बड़ी बड़ी कंपनी भी जो हैं वो अपनी इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने लगी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करके ही वो सर्वाइव कर सकती हैं। अब जैसे मैकडी है, मैकडी जो है मैकडोनल्ड, वो भी डिफरेंट नेशंस में जो अपना एक तरीके से मेनू तैयार करता है अपने प्रोडक्ट का, तो वहाँ की लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग करता है। उनकी डिशेस के जो नेम रखता है वो भी वहाँ की लोकल नीड्स के, लोकल नेम्स के अकॉर्डिंग रखता है, और इवन उन डिशेस के जो टेस्ट होते हैं वो भी वहाँ की लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। नंबर 4 जो पॉइंट आता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो आता है जो डिसीजन लेना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केटर को, वो लेना पड़ता है ब्रांडिंग के बारे में, कि ब्रांडिंग किस तरीके से करनी है। देखिए, ब्रांडिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। अब ब्रांडिंग वास्तव में है क्या? देखिए, ब्रांडिंग जो है, ब्रांड जो है एक तरीके से कोई नेम हो सकता है, कोई टर्म हो सकती है, कोई साइन या लोगो या सिंबल हो सकता है, या इन सब का एक कम्बिनेशन हो सकता है जो एक प्रोडक्ट को दिया जाता है उसकी पहचान के लिए। अब मान लीजिए किसी को, अगर आप किसी प्रोडक्ट को कोई पहचान नहीं देंगे तो उसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको कोई नेम नहीं होगा, उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब जस्ट लाइक किसी भी जो भी एक तरीके से बच्चा होता है जब घर में पैदा होता है तो हम उसका नामकरण करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर नेम देते हैं। अगर उसका नेम नहीं दिया जाएगा तो कोई भी उसको उस पर्टिकुलर नेम से नहीं बुलाएगा, जिसके जो मन में आएगा वो उसको उसी तरीके से बुलाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको ब्रांड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ब्रांडिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है डिफरेंट ब्रांड नेम देता है। ब्रांडिंग से क्या होता है, उस प्रोडक्ट की एक इंडिविजुअलिटी एक तरीके से बनती है, जिससे कि उसकी पहचान बड़ी आसानी से की जा सकती है, उसको फिजिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसको प्रमोट करना भी बड़ा आसान है। क्योंकि जब एक मार्केटर ये कहेगा कि आप मेरे प्रोडक्ट को बाय करें तो किस तरीके से कहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जो मार्केटर है वो राइस बेचता है या राइस मार्केटिंग करता है। अब वो कहेगा कि आप राइस खरीदें, तो नेचुरल बात है कस्टमर तो कोई भी राइस खरीद के आएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कहता। वो ये कहता है इंडिया गेट राइस खरीदिए, या बासमती राइस खरीदिए, या राजधानी राइस खरीदिए। यानी कि वो अपने राइस को एक ब्रांड देता है जिससे कि उसको आसानी से पहचाना जा सके। तो ब्रांडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है।
हालांकि डोमेस्टिक मार्केटिंग में चाहे ब्रांडिंग करें ना करें इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केटिंग में बिना ब्रांड के सर्वाइव करना, एक मार्केटर के लिए बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है। जितनी भी ग्लोबल कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट को ब्रांड करती हैं, और उनके ब्रांड की जो फेमसी है वो कहीं ना कहीं उनकी जो ब्रांड इमेज है वो उनकी कॉर्पोरेट इमेज बन जाती है, और उसका बेनिफिट उनको अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में भी मिलता है। अब जैसे वर्ल्ड के कुछ फेमस ब्रांड्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर और लैपटॉप्स में डेल है, कोक और पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर है, इसी तरीके से जो गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं उनमें सैमसंग, एलजी है, या फ़ोन के अंदर एप्पल फ़ोन है। तो ये बहुत सारे जो हैं एक तरीके से ब्रांड्स हैं। गाड़ी के अंदर बेंज है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज़ है, खाने पीने के आइटम में मैकडोनल्ड है, केएफसी है। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने जो पूरे वर्ल्ड लेवल में अपना एक नेम क्रिएट किया है। तो ब्रांडिंग किस तरीके से करनी है ये भी एक इंटरनेशनल मार्केटर को सोचना होता है प्रोडक्ट के बारे में। नंबर 5 पॉइंट जो डिस्कस करना होता है और डिसाइड करना होता है एक इंटरनेशनल मार्केटर को, वो होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड पैकेजिंग। देखिए पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है, खासकर इंटरनेशनल मार्केटिंग में। हर कंट्री के जो है अपने पैकेजिंग नॉर्म्स होते हैं, उन पैकेजिंग नॉर्म्स को पूरा करना पड़ता है। अब पैकेजिंग का मेन काम क्या है? देखिए पैकेजिंग का मेन काम है उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उसकी जो फ्रेशनेस है, उसको बना के रखना। यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको किसी भी तरीके से बाहर से जो मॉइस्चर्स है या और जो टेम्परेचर है उससे उसको प्रोटेक्ट कर रहा, ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो किसी तरीके से ख़राब ना हो। लेकिन जैसे से आज का चेंजिंग आ रही है, जो पैकेजिंग है वो एक प्रमोशनल टूल भी बन गया है, क्योंकि अट्रैक्टिव पैकेजिंग जो है वो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा पैकेजिंग से ये भी फ़ायदा होता है कि कस्टमर को गुड्स को हैंडल करना बड़ा आसान हो जाता है, वो भी बहुत हेल्पफुल रहती है। तो वास्तव में पैकेजिंग अगर हम एक सेंटेंस में कहें तो पैकेजिंग क्या है? देखिए पैकेजिंग एक रैपर या कंटेनर है जिसमें प्रोडक्ट को एक तरीके से लपेटा जाता है या प्रोडक्ट को बांधा जाता है। तो एक तरीके से पैकेजिंग जो है वो एक रैपर टाइप में ही होता है जो प्रोडक्ट को हेल्प करता है। पैकेजिंग का एक और भी फ़ायदा है कि पैकेजिंग जो अट्रैक्टिव होगी या अलग कलर की होगी वो उसकी आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करती है, जिससे कि कंपटीटर के प्रोडक्ट से भी हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग भी देनी ज़रूरी होती है। बिना पैकेजिंग के जो है लेबलिंग भी जो है पॉसिबल नहीं है। तो मेन जो पैकेजिंग के जो काम है वो गुड्स की फ्रेशनेस और क्वालिटी को मेंटेन करना है। बहुत सारे जो डेवलप नेशन है वहाँ के जो पैकेजिंग नॉर्म्स है वो इतने सख्त होते हैं कि अगर उसमें थोड़ी सी भी कमी होती है या डेफिशिएंसी पाई जाती है तो वो जो गुड्स है वो पूरा का पूरा वापस लौटा देते हैं, उस असाइनमेंट जो कंसाइनमेंट को वापस कर देते हैं, जिससे कि मैन्युफैक्चरर को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए इंटरनेशनल मार्केटर को पैकेजिंग से रिलेटेड डिसीजन बड़े सोच समझ के और बड़े ध्यान से लेने चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जो पैकेजिंग से रिलेटेड डिसीजंस ले वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हो। तो देखिए प्रोडक्ट से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जो एक इंटरनेशनल मार्केटर को लेने होते हैं। तो अब हमने पहला पी क्लियर कर दिया है प्रोडक्ट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, हमारे नेक्स्ट पी पर। नेक्स्ट पी क्या है? नेक्स्ट पी आता है प्राइस। प्राइस क्या है? देखिए एक प्रोडक्ट की जो प्राइस डिटरमाइन होती है ये एक सेकंड और वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है। अब जो प्राइसिंग जो है वो तय करती है कि जिस पर गुड्स को बेचा जाएगा, किसको बेचा जाएगा? कंज्यूमर को। अब जो बाकी जो 3 पी हैं, चाहे वो प्रोडक्ट है, प्लेस है, प्रमोशन है, वो तो एक तरीके से बिजनेसमैन के लिए, मार्केटर के लिए खर्चा है, क्योंकि उसके रूप में तो अमाउंट जो है वो एक तरीके से आउटफ्लो होगा। लेकिन जो प्राइस है वो उसके लिए क्या है? रेवेन्यू है, बल्कि उसको जो है इसके रूप में जो है एक ग्रेट इनकम मिलेगी। प्राइस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायर के लिए भी एज वेल एज सेलर के लिए भी। तो वास्तव में प्राइस जो है वो एक अमाउंट है जिस पर बायर खरीदने को राजी है और सेलर जो है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए राजी है। देखिए प्राइसिंग जो है अदर एलिमेंट्स जो भी है मार्केटिंग के, उनको भी डिटरमाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है, क्योंकि प्राइस पे ही जो जिससे गुड्स और सर्विसेज को जो है जिस वैल्यू पर एक्सचेंज किया जाएगा सेलर से कस्टमर को, तो एक तरीके से ये वो अमाउंट है जिस पर जो है कस्टमर उस गुड्स को बाय करने के राजी है, या यूँ कहे कि वो अमाउंट देने के लिए राजी है जिसके बदले में उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो उसे लगता है कि जो वो अमाउंट पे कर रहा है उसके बदले में जो उस गुड्स से उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सफिशिएंट है, तो उस पर वो उस गुड्स को बाय करने के लिए राजी हो जाता है। तो प्राइसिंग जो है एक इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए प्रमोशनल टूल भी है। क्यों प्रमोशनल टूल है? क्योंकि एक मार्केटर है वो प्राइस को कम करके जो है कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, अपनी सेल को बढ़ा सकता है। जनरली प्राइसिंग के लिए कुछ पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं।
जो कुछ मार्केटर क्या करते हैं वो स्किमिंग पॉलिसी, स्किमिंग मार्केट क्रीम पॉलिसी अपनाते हैं, और कुछ जो है वो मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी अपनाते हैं। अब ये स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो इनिशियल स्टेज होती है, शुरुआती स्टेज में जो गुड्स की प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा रखी जाती हैं, और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है फिर धीरे धीरे प्राइस को कम कर दिया जाता है। खासकर ये उन प्रोडक्ट में होती है जब खासकर जो प्रोडक्ट हैं वो इनोवेटिव हों, कुछ नई टेक्नोलॉजी को हों, क्योंकि जब इनोवेटिव प्रोडक्ट होते हैं तो नेचुरल बात है उनका जो कंपटीशन का लेवल होता है वो बहुत कम होता है। हमारे कंपटीशन में कोई होता नहीं, तो हम जितनी प्राइस चार्ज करना चाहें वो आसानी से हम चार्ज कर सकते हैं और कस्टमर में वो प्राइस देने के लिए राजी होता है। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है तो हमें जो है प्राइस को कम करना पड़ता है। दूसरी ओर वो गुड्स होते हैं जो सिमिलर नेचर के होते हैं, तो एक नए इंटरनेशनल मार्केटर के लिए अपनी मार्केट में एंट्री करना, घुसना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए वो क्या करता है, शुरू में जो अपने प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम करता है, और उससे क्या होता है फिर लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने लगते हैं, लोग उस प्रोडक्ट के हैबिचुअल हो जाते हैं। तो जैसे जैसे वो प्रोडक्ट बिकने लग जाता है, वो अपनी एक मार्केट में अपनी पहचान बना लेता है, अपना एक शेयर क्रिएट कर लेता है। उसके बाद जो है जो मार्केटर है वो अगली स्टेज में जो है, नेक्स्ट स्टेज में जो है उसकी प्राइस जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ाने लग जाता है। तो ये दो तरह की इनकी मार्केट स्किमिंग पॉलिसी जो है, इनकी मार्केट क्रीमिंग या स्किमिंग पॉलिसी या मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी यूज़ की जाती है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केटर है जो है वो तीन तरह की जो है प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करता है। इनकी डिफरेंट कस्टमर के लिए किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन करनी है वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। एक तो वो डिसाइड करता है स्टैंडर्ड प्राइसिंग पॉलिसी। स्टैंडर्ड प्राइसिंग पॉलिसी क्या है? स्टैंडर्ड प्राइसिंग पॉलिसी में जो है जो एक्सपोर्टर है या इंटरनेशनल मार्केटर है वो वर्ल्ड के हर एक नेशन के बायर को सेम प्राइस पे अपना प्रोडक्ट जो है बेचने को राजी होता है, यानी कि वो डिफरेंट नेशंस के बायर में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करता। खासकर ये उस तरीके का प्रोडक्ट होता है जिसमें कोई डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं, यानी कि इस तरीके से स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। खासकर जैसे क्रूड ऑयल है, अब जो कच्चा तेल आता है जिस भी अरबियन कंट्रीज ओपेक कंट्रीज जो है वो बेचती हैं, वो क्रूड ऑयल को जो है एक स्टैंडर्ड रेट पर बेचती हैं, चाहे वर्ल्ड का किसी भी नेशन में ख़रीदा जाए। तो इसी तरीके से एयरक्राफ्ट कंपनी, बोइंग कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बेचती है, वो भी जो है ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे जो है डिफरेंट नेशंस को वो एयरक्राफ्ट अवेलेबल कराती है। तो इसमें जो मार्केटर है वो एक तरीके से स्टैंडर्डाइज पॉलिसी अपनाता है, और खासकर ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के बारे में जो है प्राइसिंग पॉलिसी रखी जाती है जिसमें प्रोडक्ट में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो इसलिए वो वर्ल्ड के हर एक नेशन के बायर को सेम प्राइस पे अवेलेबल कराई जाती है। सेकेंड जो यूज़ की जाती है दैट इज़ टू टायर प्राइसिंग पॉलिसी। इसमें जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो दो तरह की प्राइसिंग रखता है। जो डोमेस्टिक नेशन है उसमें तो वो प्राइसिंग कम रखता है, लेकिन जो फॉरेन नेशन है वहाँ पर प्राइसिंग ज़्यादा रखता है। अब फॉरेन नेशन में प्राइसिंग क्यों ज़्यादा रखता है? क्योंकि देखिए उसके जो खर्चे हैं वो भी फॉरेन नेशन में बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे टैरिफ्स लग जाते हैं, जस्ट लाइक इम्पोर्ट ड्यूटी है या एक्सपोर्ट ड्यूटी है, डॉक चार्जेस है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं। तो उन सारे खर्चों को वो ऐड कर देता है जिससे कि जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। तीसरी तरह की जो आती है वो आती है मार्केट प्राइसिंग पॉलिसी। इसमें जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो क्या करता है, वो डिफरेंट नेशंस के लिए जो है डिफरेंट प्राइसिंग तय करता है, और कई बार तो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए जो है पर्टिकुलर प्राइस तय करता है। इसे हम पॉलिसेंट्रिक अप्रोच भी कहते हैं, जहाँ डिफरेंट नेशंस के लिए डिफरेंट प्राइस तय की जाती है। खासकर जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं वो इस तरह की जो है प्राइसिंग पॉलिसी को अपनाते हैं। तो पहले हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट के बारे में, अब हमने डिस्कस किया प्राइस के बारे में। कम टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तीसरा मार्केटिंग मिक्स जो आता है वो आता है प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए प्लेसमेंट या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? इसमें जो है गुड्स को प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक लाया जाता है। ये यूँ कहें कि प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक गुड्स को अवेलेबल कराने में जितनी भी एक्टिविटीज़ आती हैं वो सारी की सारी जो है प्लेसमेंट या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट होती हैं। अब इसमें कौन कौन सी तरह की एक्टिविटी आती है? जिसमें आती है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, वेयर हाउसिंग हो गई, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। अब ये जो एजेंसीज़ हैं ये हेल्प करती हैं प्रोड्यूसर की, किस चीज़ में हेल्प करती हैं? ये हेल्प करती हैं गुड्स को प्रोडक्शन प्लेस से जो अल्टीमेट बायर है, इनकी जो कंज्यूमर है, वहाँ तक पहुँचाने में। जो मेन कंपोनेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, वो तो वही है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वास्तव में क्या है? एक रूट या एक पाथ कह सकते हैं जिसके द्वारा जो है गुड्स जो है प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचता है। इसके अंदर जो है कौन कौन इंक्लूड होते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में? इसमें देखिए प्रोड्यूसर भी इंक्लूड होता है,
फाइनल कंज्यूमर जिसने उस गुड्स को यूज़ करना है वो भी इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा मार्केट इंटरमीडिएटरीज या मिडिल मैन जो कि गुड्स को प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमशन प्लेस तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, ट्रांसफ़र कराने में हेल्प करते हैं, वो भी इंक्लूड होते हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट में कौन कौन इंटरमीडिएट्स होता है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज होते हैं, वेयर हाउसेज एटसेट्रा होते हैं। ये सब जो है ये इंस्टीट्यूशंस आते हैं और ये इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने आप में एक तरीके से स्पेशलाइज होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। इनको प्रॉपर नॉलेज होती है गुड्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इसका फ़ायदा जो है नेचुरली बात है प्रोड्यूसर को मिलता है। और ये इंडिपेंडेंट होते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी से, यानी कि इनका प्रोडक्शन एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता। ये प्रोड्यूसर से किसी तरीके से एसोसिएटेड नहीं होते, ये बिल्कुल अलग होते हैं और ये अपने आप में अपनी एक्टिविटीज़ के लिए स्पेशलाइज होते हैं। इसलिए जब ये प्रोड्यूसर के साथ मिलकर काम करते हैं तो वास्तव में एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो फॉर्म होता है, क्रिएट होता है। और एक तरीके से और एक प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल भी नहीं है, खासकर इंटरनेशनल मार्केटर के लिए, जो एक लार्ज स्केल पे जो प्रोडक्शन करता है तो वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी खुद कर सके। तो इस केस में जो है उसको इन इंटरमीडिएटरी जो मिडिल मैन होते हैं उनकी हेल्प लेनी होती है। इवन दो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना आ गया है तो ऑनलाइन सेल गुड्स किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ऑनलाइन ट्रेंड भी अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, बहुत सारे नेशंस में तो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हुआ है, उसके बावजूद जो है इंटरनेशनल मार्केट जो है इस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरमीडिएट्स की हेल्प लेता है। मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज़ आती हैं वो पहली आती है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? देखिए, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो डायरेक्टली खुद इंगेज होता है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, या यूं कहें कि जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो अपने खुद के डिपार्टमेंट्स या सब्सिडरी खोलता है डिफरेंट नेशंस में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और ये जो सब्सिडरीज हैं ये अपने गुड्स को बेचती हैं डिफरेंट नेशंस में। डायरेक्ट चैनल में जो मैन्युफैक्चरर है वो एक तरीके से खुद रिस्क लेता है क्योंकि उसको खुद की सब्सिडी लगानी होती है, या तो वो खुद के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन खोलता है, इनकी खुद की ब्रांचेस या आउटलेट्स खोलता है इन फॉरेन नेशंस के अंदर, या फिर वो क्या करता है फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करता है, या फिर कई बार वो फॉरेन होलसेलर्स को भी अपॉइंट कर लेता है, या फिर वो खुद जो है डायरेक्टली खुद जो है प्रोडक्ट को डायरेक्टली अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाता है। तो इसमें से वो कोई भी रूट जो है वो अपना सकता है। देखिए, डायरेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो बहुत कॉस्टली भी है और ख़ासकर ये उन प्रोडक्ट के लिए बड़ा सूटेबल है जो हाईली प्राइस के होते हैं और एज वेल एज जिनका टर्नओवर है, इनकी जो बिक्री है वो बहुत कम होती है। जस्ट लाइक हाई प्राइस मशीनरीज वगैरह हो गई या कोई टेक्निकल प्रोडक्ट्स हो गए या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, वहाँ पर जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चर डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट कर सकता है और वहाँ पर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो बहुत आसान रहता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये बहुत कॉस्टली भी है और एज वेल एज जो भी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड रिस्क है वो सारा का रिस्क जो है वो खुद इंटरनेशनल मार्केटर को बोन करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन उसके साथ फ़ायदे ये हैं क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं वो उसके द्वारा बनाई जाती हैं, तो उसे कभी भी मॉडिफाई कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। और यहाँ पर जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो प्रोडक्ट को अपने खुद के ब्रांड नेम से बेचता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। दूसरी जो तरीका या वे आता है वो आता है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखिए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या किया जाता है, बिल्कुल अपोजिट है ये। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या होता है, जो बिजनेस है वो अपने प्रोडक्ट को जो है अपनी ही कंट्री में या तो किसी मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को या एक्सपोर्ट हाउसेस को या विजिटिंग फॉरेन बायर्स को जो है बेच देता है। और फिर ये जो मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं या एक्सपोर्ट हाउसेज हैं या विजिटिंग फॉरेन बायर्स हैं या इंपोर्ट हाउसेज हैं, ये खुद जो है उसी जो मैन्युफैक्चरर है इंटरनेशनल मार्केटर उसके देश में उसके गुड्स को अपने पास खरीद लेते हैं और इसको एक्सपोर्ट करने जो उनका एक्चुअल एक्सपोर्ट का जो जिम्मेवारी है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। ये जो मर्चेंट या एक्सपोर्ट हाउसेज हैं ये फिर गुड्स को जो है अदर नेशन में अपने नेम से बेचते हैं, अपने ब्रांड्स के अंडर में बेचते हैं। तो इसलिए जो इंटरनेशनल मार्केटर है या मैन्युफैक्चरर है उसके ब्रांड नेम का प्रयोग नहीं किया जाता। और जो भी रिस्क जो है खासकर मार्केटिंग से रिलेटेड वो सारा का सारा रिस्क भी जो है ये जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं या विजिटर बायर्स हैं यही जो यानी कि इंटरमीडिएट हैं यही बियर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो गुड्स का जो टाइटल है ना, यानी कि जो गुड्स की जो ओनरशिप है वो अल्टीमेटली ट्रांसफ़र हो जाती है मैन्युफैक्चरर से इन एक्सपोर्ट हाउसेज के ऊपर।
क्योंकि जब गुड्स की ओनरशिप ही ट्रांसफर हो गई इन एक्सपोर्ट हाउसेस को, अब एक्सपोर्ट हाउसेस का गुड्स है, अब उसको किस तरीके से बेचते हैं, उससे रिलेटेड जो भी रिस्क हैं वो भी उनको बियर करने पड़ेंगे। तो ये कहाँ पर सूटेबल है? ये खासकर उन तरीके के गुड्स में सूटेबल है जहाँ गुड्स की प्राइस बहुत कम होती है और उसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। खासकर जो भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट हो गए, चाहे वो सोप हो गए या ऑयल हो गए, ये शैम्पूज़ हो गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वहाँ पर जो है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पॉलिसी बहुत ज़्यादा पॉपुलर और फेमस रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रमोशन मिक्स या कम्युनिकेशन मिक्स। देखिए, प्रमोशन मिक्स या कम्युनिकेशन मिक्स वास्तव में है क्या? देखिए, जो एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन है वो वास्तव में एक डायलॉग है। किस चीज़ का डायलॉग है? डायलॉग है बिटवीन द मैन्युफैक्चरर या बिजनेस और टू उसके जो प्रेजेंट या पोटेंशियल कस्टमर है, इनकी जो एट प्रेजेंट कस्टमर है, ये जो कस्टमर बन सकते हैं उनके बीच में। अब ये एक डायलॉग या कम्युनिकेशन कब किया जाता है? ये देखिए, हर एक स्टेज पे किया जाता है। सेल करने से पहले, सेल करने के दौरान और इवन सेल करने के बाद भी। बहुत तरीके के जो है, जो इंटरनेशनल मार्केटर हैं, उनको बहुत तरह के जो है प्रमोशनल मेथड्स अपनाने पड़ते हैं अपने कस्टमर्स को, जो चाहे वो कस्टमर इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो कस्टमर ग्रुप्स में है या कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको अपनी बात कहने के लिए, उनकी अपनी बात समझाने के लिए। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कम्युनिकेशन एलिमेंट्स के जो डिफरेंट मीन्स हैं, उनका कम्बिनेशन यूज़ करता है एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो इन कम्बिनेशंस को क्या कहा जाता है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। और क्योंकि इसी से जो है एक तरह से जो है प्रोडक्ट कम्युनिकेशन हो पाता है, आसानी से प्रोडक्ट के बारे में समझा पाता है। इस तरीके में जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो सारे एफर्ट्स करता है, सारे तरीके अपनाता है, जिससे कि वो कस्टमर को अपने गुड्स की तरफ जो है अट्रैक्ट कर सके। इनकी उनको जो भी उसके जो पोटेंशियल बायर्स हैं या करंट बायर्स हैं, उनको अपने गुड्स की तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो इस मार्केटिंग कम्युनिकेशन को जो है प्रमोशन मिक्स भी कहा जाता है। जैसा कि हमें पता है कि प्रमोशन मिक्स के 4 एलिमेंट आगे होते हैं। एक होता है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशंस, और नंबर 4 होता है सेल्स प्रमोशन। इंटरनेशनल मार्केटर को भी जो है इन चारों टूल्स को अपनाना पड़ता है। खासकर जब एडवर्टाइजिंग करनी होती है तो इंटरनेशनल मार्केटर को ये देखना होता है कि वो एडवर्टाइजिंग करते वक्त इस चीज़ को ध्यान में रखे कि जिस नेशन में एडवर्टाइजिंग कर रहा है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। अब इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं। देखिए, अगर आप कोई जो है फीमेल से रिलेटेड कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में ऐड देना चाहते हैं, तो आप यूरोपियन नेशंस में या इंडिया में आप उसके लिए वुमेंस को यूज़ कर सकते हैं ऐड को दिखाने के लिए। लेकिन जो खासकर अरबियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वुमेंस को एक्सपोज नहीं कर सकते आप ऐड में, वहाँ पर इस तरीके की ऐड नहीं बनाई जा सकती। तो ऐड बनाते वक्त जो है इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है एक इंटरनेशनल मार्केटर को। इसी तरीके से जब पर्सनल सेलर अपॉइंट करने होते हैं, अलग अलग नेशंस के पर्सनल सेलर से रिलेटेड भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है कि किस तरीके का पर्सनल सेलर आप अपॉइंट कर सकते हैं, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, उसकी ट्रेनिंग की जिम्मेवारी कौन लेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारे पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखना चाहिए एक इंटरनेशनल मार्केटर को। इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस जब क्रिएट करने पड़ते हैं कस्टमर के साथ, गवर्नमेंट के साथ और अदर पार्टीज़ के साथ, तो उसके लिए किस तरीके से उनके साथ रिलेशंस क्रिएट किए जाएंगे, किस तरीके से उनको कम्युनिकेट किया जाएगा, किस लैंग्वेज में किया जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट नेशंस की डिफरेंट लैंग्वेज होती है और उन वर्ड्स के जो मीनिंग है वो भी डिफरेंट होते हैं। तो बड़ा बहुत सोच समझ के इसके बारे में स्टेप्स उठाना होता है। इसके अलावा जो फोर्थ पार्ट आता है सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन के भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जहाँ हम गिफ्ट वाउचर्स देते हैं, फ्री गिफ्ट देते हैं, क्वांटिटी गिफ्ट देते हैं। अब इस तरह में भी अलग अलग नेशंस के अलग अलग रूल्स हैं कि क्या आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो अप टू कितने एक्सटेंट तक कर सकते हैं। इन सारी बातों को जो है ध्यान में रखना पड़ता है एक इंटरनेशनल मार्केटर को। तो एक तरीके से कंक्लूजन के रूप में देखा जाए तो डोमेस्टिक मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग के जो मिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो तो सेम ही है। हाँ, डोमेस्टिक मार्केटिंग में इन मार्केटिंग मिक्स को यूज़ करना, इन चारों पीस को यूज़ करना कंपेरेटिवली आसान है, क्योंकि उसका जो दायरा है, उसका जो रास्ता है वो बहुत एक लिमिटेड है। वहाँ के कस्टमर को समझना बड़ा आसान है, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को समझना बड़ा आसान है, क्योंकि इन चीज़ों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केटिंग में इन मार्केटिंग मिक्स को यूज़ करना थोड़ा सा टिपिकल है। क्यों टिपिकल है? क्योंकि डिफरेंट नेशंस की लैंग्वेज डिफर है, वहाँ का मार्केटिंग एनवायरनमेंट डिफर है, कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस डिफर है। तो उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है एक इंटरनेशनल मार्केटर को। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज हमारे इंटरनेशनल मार्केट मिक्स के चारों एलिमेंट क्लियर हो गए होंगे।
दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी या सजेशंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपनी क्वेरी या सजेशन हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर 8683838931 पर। आप अपनी क्वेरी और सजेशन हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी gulyaniClasses@gmail.com पर। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।